चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। हमारे सामने राजस्थान के प्राचीन इतिहास से जुड़े कुछ दिलचस्प दस्तावेज हैं और आज का हमारा मिशन है उस दौर को समझना जब इस धरती पर किले और रजवाड़े नहीं बल्कि जनपद हुआ करते थे। और ये विषय बहुत ही आकर्षक है क्योंकि जब हम राजस्थान के इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर हमारी सोच सीधे राजपूतों के शौर्य, हाँ, भव्य किलों और महलों पर जाकर रुक जाती है। बिल्कुल, लेकिन उससे सदियों पहले एक बिल्कुल अलग राजनीतिक और सामाजिक दुनिया मौजूद थी जिसकी नींव योद्धा कबीलों और गणराज्यों ने रखी थी। जनपद, ये शब्द सुनने में तो बहुत सरल लगता है। इसका शाब्दिक अर्थ है जन के बसने का स्थान। जी, जहां लोगों ने अपने पैर जमाए। लेकिन ये सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं थी, है ना? ये एक बड़े बदलाव का प्रतीक था। बिल्कुल, ये कबीलाई जीवन से एक व्यवस्थित स्थायी शासन व्यवस्था की ओर एक बहुत बड़ा कदम था। हम बात कर रहे हैं वैदिक काल के बाद, मतलब लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के बीच के समय की। अच्छा। ये वो दौर था जब पूरे उत्तर भारत में बड़े बड़े शहर बस रहे थे, व्यापार बढ़ रहा था और लोहे के इस्तेमाल ने कृषि और युद्ध का तरीका ही बदल दिया था। इसी माहौल में राजस्थान में भी छोटे छोटे राज्यों और गणराज्यों ने आकार लेना शुरू किया। और हमारे स्रोत बताते हैं कि इसमें एक दिलचस्प मोड़ 326 ईसा पूर्व में आता है, जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। ऐसा लगता है कि इस एक घटना ने राजस्थान की पूरी डेमोग्राफी को बदल कर रख दिया। सही कहा, सिकंदर के आक्रमण ने पंजाब और सिंध के क्षेत्र में एक बड़ी उथल-पुथल मचा दी। वहां बसी कई लड़ाकू जातियां जैसे मालव, शिवी, अर्जुनायन, जो अपनी स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं करना चाहती थीं। जी, वो दक्षिण की ओर खिसकने पर मजबूर हो गईं और उनका नया ठिकाना बना राजस्थान का क्षेत्र। यहीं से राजस्थान की राजनीतिक तस्वीर और भी जटिल और दिलचस्प हो जाती है। तो चलिए इसी ताने बाने को एक एक करके खोलते हैं। शुरुआत सबसे पुराने जनपद से करते हैं, जिसका जिक्र तो ऋग्वेद तक में मिलता है, मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद की जड़ें बहुत गहरी हैं। भौगोलिक रूप से देखें तो ये आज के जयपुर, अलवर और भरतपुर के आसपास का इलाका था। और राजधानी थी विराटनगर। हाँ, विराटनगर, जिसे आज हम बैराट के नाम से जानते हैं, इसका महत्व सिर्फ राजनैतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी था। और इसका सबसे बड़ा सांस्कृतिक जुड़ाव तो महाभारत से है। पांडवों ने अपने अज्ञातवास का आखिरी साल यहीं राजा विराट के यहाँ बिताया था। हाँ, भेष बदलकर। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस क्षेत्र की प्रतिष्ठा को दिखाता है। इसी दौरान विराट की बेटी उत्तरा का विवाह अर्जुन के बेटे अभिमन्यु से हुआ था। ये संबंध मत्स्य जनपद को महाकाव्य के केंद्र में ले आता है। मतलब ये कोई गुमनाम इलाका नहीं था। उत्तर भारत की राजनीति में इसकी एक अहमियत थी। बिल्कुल। स्रोतों में एक और दिलचस्प दावा मिलता है। इतिहासकार हरीश शर्मा प्रबोध नामक ग्रंथ के आधार पर कहते हैं कि आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी, उनका संबंध भी इसी जनपद से था। अगर ये सच है तो ये तो इस जगह के महत्व को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। आकर्षक सिद्धांत है जो इस क्षेत्र को सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि ज्ञान और विज्ञान का भी केंद्र बताता है। जहां तक शासन व्यवस्था की बात है, महाभारत के वर्णन से साफ है कि यहाँ राजतंत्र था। राजा विराट एक शक्तिशाली शासक थे। लेकिन इतिहास की धारा में बड़े साम्राज्य छोटी शक्तियों को निगल जाते हैं। सही कहा। समय के साथ पड़ोस का शक्तिशाली मगध साम्राज्य इतना बड़ा हो गया कि मत्स्य जनपद भी आखिरकार उसी में विलीन हो गया। तो मत्स्य एक राजतंत्र था, लेकिन जैसा कि आपने बताया, पंजाब से जो समुदाय आए वे अपने साथ एक अलग ही राजनीतिक विचार लेकर आए। चलिए शिवी जनपद की बात करते हैं। शिवी जनपद इसका बेहतरीन उदाहरण है। ये पंजाब से आए और इन्होंने चित्तौड़गढ़ के पास मध्यमिका को अपनी राजधानी बनाया। जी, मध्यमिका। आज इस जगह को नगरी गांव के नाम से जाना जाता है। शिवियों के बारे में सबसे मजबूत सबूत हमें पुरातत्व से मिलता है, यानी खुदाई में मिले सबूत। बिल्कुल। नगरी में बड़ी संख्या में तांबे के सिक्के मिले हैं जिन पर ब्राह्मी लिपि में एक खास बात लिखी है। क्या लिखा है? मध्यमिका या शिवी जनपदस। अच्छा, मध्यमिकाय शिवी जनपदस, मतलब मध्यमिका का शिवी जनपद। हाँ, ये एक तरह से उनकी आधिकारिक मुहर थी जो उनके अस्तित्व और उनकी पहचान का सीधा प्रमाण है। एक मिनट, शिवी जनपदस लिखा है, किसी राजा का नाम नहीं? इसका मतलब यहाँ राजा का शासन नहीं था। सही पकड़ा। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। ये एक गणराज्य था। गणराज्य मतलब शासन किसी एक व्यक्ति या वंश के हाथ में नहीं था, बल्कि एक समूह या गण के हाथ में था।
ये उस जमाने के हिसाब से तो एक बहुत ही प्रगतिशील व्यवस्था थी। बहुत ही आधुनिक। लेकिन क्या इनका समय शांतिपूर्ण था? एक गणराज्य को तानाशाही ताकतों से तो खतरा रहता ही होगा। और खतरा था भी। हमारे पास पतंजलि के महाभाष्य और वराहमिहिर की बृहद संहिता जैसे ग्रंथों से जानकारी मिलती है कि मध्यमिका पर यवनों यानी यूनानियों ने आक्रमण किया था। यूनानियों ने राजस्थान के दिल में बसी एक राजधानी पर? जी, ये उस दौर के जियोपॉलिटिकल तनाव को दिखाता है। शिबी अपनी आजादी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। तो शिवी एक गणराज्य थे, लेकिन वे अकेले नहीं थे। एक और समुदाय था जो अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था, मालव। मालव तो अपनी युद्धप्रियता के लिए ही प्रसिद्ध थे। ये भी पंजाब से आए, पहले जयपुर के पास बसे और फिर धीरे धीरे अजमेर, टोंक और मेवाड़ के इलाके में फैल गए। और इनका शक्ति का केंद्र बना नगर। हाँ, जो आज टोंक जिले में है। महान वैयाकरण पतंजलि ने उन्हें आयुधजीवी संघ कहा है। आयुधजीवी यानी वो जो शस्त्रों से अपनी आजीविका चलाते हैं। ये तो उनके पूरे समाज के चरित्र को एक शब्द में बता देता है। बिल्कुल, उनका पूरा समाज ही एक सेना की तरह संगठित था। और ये बात उनके सिक्कों पर भी झलकती है। बड़ी संख्या में उनके सिक्के मिले हैं जिन पर लिखा है मालवनाम जया। वाह, मालवों की जय। ये तो ऐसा है जैसे आज कोई देश अपने सिक्कों पर लिखवाए, हमारी हमेशा जीत होती है। ये उनके स्वभाव के बारे में क्या बताता है? क्या वे थोड़े अहंकारी थे या बस अपने लोगों का मनोबल बढ़ा रहे थे? शायद दोनों का मिश्रण। ये उनके आत्मविश्वास, उनकी सामूहिक पहचान और उनकी जीत की भूख को दिखाता है। हर सिक्के के साथ अपनी विजय का ऐलान। सही कहा। लेकिन वे सिर्फ योद्धा नहीं थे। भीलवाड़ा के नांदसा में 225 ईस्वी का एक यूप स्तंभ लेख मिला है। यूप स्तंभ? ये क्या होता है? ये एक तरह का विजय स्तंभ होता था जो किसी बड़े यज्ञ के बाद स्थापित किया जाता था। अच्छा। इस लेख से पता चलता है कि मालवगण के प्रमुख श्री सोम ने षष्ठी रात्र नाम का एक बहुत बड़ा वैदिक यज्ञ करवाया था। ये दिखाता है कि युद्ध के साथ साथ वे अपनी वैदिक परंपराओं का भी पूरी निष्ठा से पालन करते थे। तो फिर इतनी शक्तिशाली और संगठित कौम का पतन कैसे हुआ? उनका पतन उस दौर की सबसे बड़ी शक्ति के हाथों हुआ, गुप्त साम्राज्य। जब समुद्रगुप्त अपनी विशाल सेना लेकर उत्तर भारत को जीतने निकले तो मालवों ने उनका सामना किया, लेकिन वे टिक नहीं पाए। प्रयाग प्रशस्ति में इसका जिक्र है। हाँ, उसमें साफ लिखा है कि मालवों को भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया गया। यह गणराज्य का एक विशाल साम्राज्य के सामने घुटने टेकना था। ये तो एक पैटर्न जैसा लग रहा है। एक और बड़ा नाम आता है, योधेय जनपद। क्या उनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी? योधे शायद इन सभी जनपदों में सबसे शक्तिशाली थे। ये उत्तरी राजस्थान के असली योद्धा थे। इनका इलाका आज के गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर पंजाब और हरियाणा तक फैला था। और ये उस दौर के सुपर पावर कुषाणों से सीधे टकराए थे। जी हाँ, एक जनपद का एक साम्राज्य से टकराना, यह बहुत बड़ी बात है। हमारे स्रोत इस बारे में कितने पुख्ता हैं? मतलब क्या ये योद्धेयों का अपना दावा है या उनके दुश्मन भी ये बात मानते थे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हमारे सबसे बड़ा सबूत उनके दुश्मनों के घर से ही आता है। शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में लिखा है कि उसने योद्धेयों को हराया था, लेकिन साथ ही वो उन्हें शूरवीरों में सिरमौर भी कहता है। वाह, जब आपका दुश्मन आपकी बहादुरी का लोहा माने तो इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। बिल्कुल। कई इतिहासकार मानते हैं कि भारत से कुषाण शक्ति को जड़ से उखाड़ने में योद्धियों की सबसे बड़ी भूमिका थी। और उनके सिक्के, क्या वो भी मालवों की तरह ही कुछ कहते हैं? हाँ, उनके सिक्के भी बड़ी संख्या में मिले हैं और उन पर लिखा है योधे गणस्य जया। योधे गण की जय। फिर से वही बात, किसी राजा का नाम नहीं बल्कि पूरे गण का जिक्र। जी, ये दिखाता है कि गणतांत्रिक पहचान कितनी मजबूत थी। और मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि उनका अंत कैसे हुआ। समुद्रगुप्त। बिल्कुल, इतिहास खुद को दोहरा रहा था। योद्धियों ने भी समुद्रगुप्त का सामना किया, लेकिन अंत में उन्हें भी गुप्त साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। ये उस युग का एक बड़ा सच था। संगठित, केंद्रीकृत साम्राज्य बिखरे हुए लेकिन बहादुर गणराज्यों पर भारी पड़ रहे थे। सही कहा। इन बड़े नामों के अलावा कुछ छोटे जनपदों का भी जिक्र मिलता है, जैसे अर्जुनायन, शाल्व और राजन्य। हाँ, ये छोटे जरूर थे लेकिन महत्वपूर्ण थे। अर्जुनायन अलवर भरतपुर में थे, शाल्व का जिक्र तो महाभारत में भी आता है और राजन्य भरतपुर क्षेत्र में थे। ये सब मिलकर उस दौर के राजस्थान की एक बहुत ही विविध और जटिल राजनीतिक तस्वीर बनाते हैं। मतलब कोई एक अकेली शक्ति पूरे क्षेत्र पर हावी नहीं थी। नहीं,
बल्कि अलग-अलग प्रभाव के क्षेत्रों वाली कई राजनीतिक इकाइयां एक साथ मौजूद थीं। तो अगर हम इन सभी कहानियों को जोड़कर देखें तो शासन व्यवस्था पर एक बड़ी तस्वीर उभरती है। एक तरफ मत्स्य जैसा राजतंत्र और दूसरी तरफ मालव, शिवी, यौधेय जैसे कई गणराज्य। ये गणराज्य काम कैसे करते थे? या आज के लोकतंत्र जैसा लगता है, पर क्या वाकई में आम लोगों की कोई भूमिका थी? ये आज के लोकतंत्र जैसा तो नहीं था, लेकिन अपने समय के लिए क्रांतिकारी जरूर था। शासन की असली शक्ति कुछ कुलीन क्षत्रिय परिवारों के हाथ में होती थी। हर परिवार का मुखिया गण का सदस्य होता था। अच्छा, ये सभी सदस्य एक सभा में मिलते थे, जिसे सथांगार सभा कहा जाता था। सथांगार सभा, ये तो किसी संसद जैसा लग रहा है। एक तरह से कह सकते हैं, राज्य के सभी बड़े फैसले, जैसे किसी से संधि करनी है या युद्ध करना है, वो सब इसी सभा में लिए जाते थे। जी, बहुमत से। और अगर किसी विषय पर विवाद होता था तो उस पर मतदान होता था। मतदान उस जमाने में? हाँ, इसके लिए अलग-अलग रंगों की शालाकाओं यानी लकड़ियों की छड़ों का इस्तेमाल होता था। ये एक बहुत ही व्यवस्थित प्रणाली थी। तो फिर इतनी उन्नत व्यवस्था खत्म क्यों हो गई? अगर ये इतनी अच्छी थी तो इसे तो और मजबूत होना चाहिए था। देखिए, ये हमें शासन व्यवस्था के बारे में एक सार्वभौमिक सच बताता है। गणराज्य एकता पर टिके होते हैं, लेकिन जैसे ही उनमें गुटबाजी हावी होती है, वो अंदर से खोखले हो जाते हैं। और यही हुआ। समय के साथ इन कुलीन परिवारों में आपस में फूट पड़ गई। और एक कमजोर बंटा हुआ गणराज्य एक केंद्रीकृत साम्राज्य के लिए आसान शिकार बन जाता है। बिल्कुल, ये एक पैटर्न है जो हम इतिहास में बार-बार देखते हैं। ये तो हुई राजनीति की बात। उस दौर का समाज कैसा था? क्या धर्म और कला भी इतनी ही विविध थी? समाज की बुनियाद तो वर्ण व्यवस्था ही थी, हम्म, लेकिन एक बड़ा फर्क था। क्या? इन गणराज्यों में जहां ताकत तलवार से तय होती थी, वहां क्षत्रियों का प्रभाव ब्राह्मणों से कहीं ज्यादा था। शासन, सेना, जमीन सब उनके हाथ में था। और धर्म? धर्म की बात करें तो शुरुआत में वैदिक धर्म का ही बोलबाला था, जैसा हमने मालवों के यज्ञ के उदाहरण में देखा। लेकिन तीसरी दूसरी सदी ईसा पूर्व के आसपास बौद्ध धर्म का भी तेजी से प्रचार हुआ। बैराठ में तो अशोक के शिलालेख भी मिले हैं। हाँ, और बौद्ध मत के अवशेष भी। कुछ इलाकों में जैन धर्म का भी प्रभाव था। तो ये धार्मिक रूप से भी एक सह अस्तित्व का दौर था। और कला, क्या उस दौर के लोग सिर्फ लड़ते ही थे या कुछ बनाते भी थे? बिल्कुल बनाते थे। उस दौर की कला हमें दो चीजों में सबसे अच्छी दिखती है: मिट्टी के बर्तन, जिन्हें मृदभांड कहते हैं, और सिक्के। अच्छा, मृदभांड। जी, उस समय के खास तरह के बर्तन थे, जैसे चित्रित धूसर मृदभांड और उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र। इन पर बनी डिजाइनें उनकी कलात्मक समझ को दिखाती हैं। और सिक्के तो जैसे छोटे छोटे कैनवस थे। सही कहा, जिन पर वे अपने प्रतीक जैसे पेड़, जानवर और अपने गण का नाम अंकित करते थे। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? इन स्रोतों से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि जिसे हम अक्सर राजपूताना से पहले का अंधकार युग मान लेते हैं, वो असल में खाली मैदान नहीं था। नहीं, ये शक्तिशाली जनपदों का एक जीवंत प्रदेश था, जहां राजतंत्र और गणतंत्र जैसे राजनीतिक प्रयोग हो रहे थे। और ये भी कि बाहरी घटनाओं, खासकर सिकंदर के आक्रमण ने कैसे इस क्षेत्र की नियति को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल, ये जनपद सिर्फ राजनीतिक इकाइयां नहीं थे, ये जटिल समाज थे जिनकी अपनी शासन प्रणाली, अपनी सेना, अपने सिक्के और अपनी धार्मिक मान्यताएं थीं। ये वो आधारशिलाएं थीं जिन पर बाद के युगों का इतिहास लिखा गया, जो अंततः गुप्त साम्राज्य जैसे बड़े साम्राज्यों के उदय के साथ इतिहास का हिस्सा बन गए। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। श्रोताओं में ये जिक्र बार बार आता है कि यवनों यानी यूनानियों ने शिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका पर हमला किया था। अब सोचने वाली बात यह है कि उस हमले का नतीजा क्या रहा होगा। क्या यूनानी हार कर चले गए या उन्होंने कुछ समय के लिए वहां कब्जा किया? अगर आज उस जगह की और गहराई से खुदाई की जाए तो उस टकराव के क्या सबूत मिल सकते हैं? क्या हमें जमीन के नीचे यूनानी शैली के हथियार, सिक्के या मिट्टी के बर्तन मिल सकते हैं? और उस टकराव के बाद शिवी और इंडो ग्रीक लोगों के बीच किस तरह का सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ होगा? जी, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी भी इतिहास की परतों में कहीं दबा हुआ है और शायद किसी रोज हमारे सामने आ जाए।